हेलो एवरीवन। सो दो लैंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, उज्जीवन बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प। दोनों के Q2 के रिजल्ट आए हैं, कॉन कॉल हुआ है। सो आगे का कैसा आउटलुक लगता है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, इस पे बात करेंगे। तो उज्जीवन बैंक से स्टार्ट करते हैं। उज्जीवन बैंक का लास्ट एक डेढ़ साल अगर आप देखोगे तो काफी चैलेंजिंग रहा है, यही माइक्रो फाइनेंस साइकिल की वजह से। बट जैसे बाकी MFI लैंडर्स ने गाइडेंस दिया था कि H2 हमारे लिए बेटर रहेगा, उज्जीवन का भी सेम कमेंट्री था। तो अभी इनका Q2 के नंबर्स देखते हैं सबसे पहले कि नंबर्स ओवरऑल उन्होंने कैसे डिलीवर करे हैं। सो लोन बुक अगर हम देखें तो 34,500 करोड़ का लोन बुक है बैंक का, एंड इसमें 14% की ग्रोथ है। अब ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखोगे तो काफी कम लगेगा, 14% की ग्रोथ सिर्फ 34,000 करोड़ का बुक है। बट पहले के क्वार्टर्स में अगर हम इनकी ग्रोथ को देखें तो बहुत कम था, लो सिंगल डिजिट मिड सिंगल डिजिट में बैंक का लोन बुक ग्रो कर रहा था। तो उसके कंपैरिजन में ये 14% का ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा है, काफी इंप्रेसिव है। देन डिपॉजिट बुक आप देखोगे तो 39,000 करोड़ का है। एंड यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि बैंक का जो CD रेशियो है ना, वो अब 88-87% के आसपास आ गया है। आप बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखोगे, मिड साइज बैंक्स को देखोगे, उनके साथ अभी भी वो CD रेशियो वाला प्रॉब्लम है। उनका हाई 90s में CD रेशियो है, जिसको उन्हें 80s में लेके आना है। उज्जीवन बैंक का लास्ट एक डेढ़ साल लोन बुक ग्रोथ तो वो कर नहीं सकते थे, तो मतलब फोर्सफुली उनको ग्रोथ को रोकना पड़ा। तो उस टाइम पे इन्होंने डिपॉजिट बुक पे काफी अच्छा काम किया और CD रेशियो इनका इंप्रूव हो गया। देन सिक्योर्ड बुक अगर हम देखें बैंक का, तो इसमें 53% की ग्रोथ है। टोटल लोन बुक 14% से ग्रो किया है, सिक्योर्ड बुक 53% से ग्रो किया है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 4-5 क्वार्टर से जो स्ट्रेटेजी थी इस बैंक की, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। बैंक सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, और जो MFI बुक है, जो अनसिक्योर्ड बुक है, उसको वो डी ग्रो करते जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अगर हम देखें तो एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमको नंबर्स को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ना कि YOY। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर तो सिचुएशन ही अलग थी, पूरा इंडस्ट्री एक अलग ही चैलेंज फेस कर रहा था। तो YOY नंबर सही पिक्चर नहीं दिखाएगा। जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस जब डाउन साइकिल से अप साइकिल की तरफ आता है तो आपको सिक्वेंशियली नंबर देखना है, जिससे आपको बिजनेस के आने वाले क्वार्टर्स का पता लगता है। मार्केट भी उसी के हिसाब से बिजनेस को रिवॉर्ड करेगा। सो आप NII का नंबर देखोगे तो इसमें 7.7% की ग्रोथ है। अब इसको आप एनालाइज करोगे तो लगभग 30 से 32% की ग्रोथ बनती है, तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है बैंक का। देन मार्जिन बैंक के सिक्वेंशियली 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। YOY अगेन आपको दिखेगा बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन हमको सिक्वेंशियली देखना है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें भी 9.7 लगभग 10% की ग्रोथ है। पैट अगेन आप YOY देखोगे तो लगेगा आधा हो गया है, 50% डिक्लाइन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 18% का ग्रोथ है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। इनफैक्ट ये लास्ट 3-4 क्वार्टर में ना उज्जीवन बैंक का सबसे बेस्ट पैट का नंबर आया है क्वार्टर के एक क्वार्टर के अंदर। तो ये आपको दिखा रहा है कि वो जो वर्स्ट फेज था वो तो अब जा चुका है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है बैंक के। ROE इस बैंक का, जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा था तो ये 2.83% के आसपास का ROE बनाते थे। ROE ये बैंक 20 से 25% का बनाता था, अभी बहुत गिर गया है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि सिक्वेंशियली इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं इन्होंने। देन डिपॉजिट फ्रंट पे इनका कासा बुक जो है वो 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एंड आई थिंक कासा रेशियो इनका 27% के आसपास आ गया है। कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट हुआ है बैंक का, 7.6% से 7.3% का कॉस्ट ऑफ फंड हो गया है। एंड ये एक बड़ा लीवर है कि इनके मार्जिन सिक्वेंशियली इंप्रूव हुए हैं। बिकॉज जब आपका रेट कट होता है तब आप अपना लेंडिंग साइड पे यील्ड कम करते हो, बोरोवर को कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, लेकिन डिपॉजिट साइड पे उसका बेनिफिट आपको कुछ क्वार्टर्स के बाद मिलता है। तो 1-2 क्वार्टर का पेन इनको देखने को मिला। इस क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट है और मार्जिन में उसको सपोर्ट मिला है। देन प्रोडक्ट अगर हम देखें कि सिक्योर्ड में किन प्रोडक्ट्स पे ये बैंक ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे जो सिक्योर प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत हाई डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। चाहे आप हाउसिंग बुक देख लो, 42% की ग्रोथ है। माइक्रो मॉर्टगेज, जिसको माइक्रो लैब बोलते हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख के टिकट साइज का लोन, उसमें काफी सॉलिड ग्रोथ है। MSME बुक, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, सब में बहुत अच्छे रेट से बुक ग्रो कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे 53% की ग्रोथ है सिक्योर्ड बुक के अंदर। बट जो सबसे अच्छा चीज लग रहा है इनके रिजल्ट में, वो है इनका माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक। अभी YOY आप देखोगे तो देखेगा 12% से गिरा है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें भी 1% की ग्रोथ है। इनफैक्ट आप डिसबर्समेंट का नंबर देखोगे तो 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है MFI के अंदर, यानी कि एनुअलाइज अगर हम करें तो 40% की डिसबर्समेंट ग्रोथ हो गई। तो कोई भी लैंडर माइक्रो फाइनेंस में, अनसिक्योर्ड में आज के टाइम पे इतना लोन, इतने पेज से लोन को तभी ग्रो करेगा जब वो इस चीज को लेकर के काफी श्योर है कि रिकवरी मेरी टाइम पे आ रही है। मेरे जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट किए हुए कस्टमर है, जिनका 1 EMI 2 EMI रहता है, या फिर जो NPA बकेट्स के अंदर हैं, उनसे भी मेरे को टाइमली रिकवर आ रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इस लेंडर का
एंड ये अगेन एक हमको मतलब पॉजिटिव इंडिकेटर देता है पूरे एमएफआई इंडस्ट्री के लिए। एंड यहाँ पे ना बहुत मतलब ईगरली वेट होगा वो जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस हैं, सीए ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, अरमान फाइनेंशियल की, उनके जब रिजल्ट आएंगे तो क्या उनकी मैनेजमेंट वो कॉन्फिडेंस शो करेगी लोन बुक को ग्रो करने के लिए। बिकॉज अगर वो हुआ तो आपके जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें एमएफआई का हमको एक अपसाइकल देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग नंबर है इनका। देन यील्ड अगर हम देखें, आई मीन बैंक के मार्जिन आप लास्ट ईयर देखोगे तो 9.5% के आसपास इनके मार्जिन होते थे, अभी ये 7.5-7% के बीच में आ गए हैं। क्यों हुआ है? बिकॉज एक तो जो माइक्रो फाइनेंस में ये पहले यील्ड चार्ज करते थे 22.3%, वो कम होकर के 22% हो गया आपका। तो आपका हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो है उसका ही मार्जिन आपने थोड़ा कम कर दिया। दूसरा, जो नॉन बैंकिंग वाला इनका प्रोडक्ट है, सिक्योर प्रोडक्ट है, उसमें मार्जिन यील्ड सिर्फ 12% है, यानी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। और हुआ क्या है, लास्ट एक साल में आपका सिक्योर बुक 35% से 47% हो गया है, यानी जो लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है मेरे बिजनेस में उसका शेयर बढ़ गया 35 से 47, और जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है जो पहले 65% कंट्रीब्यूट करता था वो अब आ गया 53% पे। इसीलिए बैंक के मार्जिन जो है वो 9.5-9% से अब 7-7.5% के आसपास आ गया। एसेट क्वालिटी अगर हम देखें इस बैंक की, तो क्यों ये बैंक, ये लेंडर कॉन्फिडेंट है लोन देने को लेकर के? सो आप देखोगे चाहे माइक्रो फाइनेंस का बकेट हो या फिर बैंक का ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर हो, वो कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई मिस करी है या फिर जिनका ओवर ड्यू हो चुका है, प्लस वो कस्टमर जिनका एक ईएमआई मिस हुआ है अभी तक, तीनों बकेट्स में आप देखोगे अप्रैल में एक तरीके से ना बॉटम बन गया था तीनों बकेट में, और अप्रैल के बाद हर एक मंथ में हमको इनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी वाले पार्ट पे। इसीलिए लेंडर कॉन्फिडेंट है कि जब पुराने जो डिफॉल्ट कर किए हुए कस्टमर्स हैं उनसे हम रिकवर कर पा रहे हैं, फ्रेश स्लिपेजेस आ नहीं रहा है, तो हम लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं। यानी लेंडिंग इन्वायरमेंट मेरे लिए काफी सेफ है आज के टाइम पे। प्लस अगर आप इनका ये पार पोर्टफोलियो, एसएमए पोर्टफोलियो, एनएमए, एनपीए का पोर्टफोलियो देखोगे, सब में सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट है। एसएमए पोर्टफोलियो तो आई थिंक इनका Q1 FY25 के बाद में पहला ऐसा क्वार्टर है जहां पे बिलो 2% आया है। तो ये आपको एक पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है कि एसेट क्वालिटी का इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुका है, और अब पॉइंट बनता है कि लोन बुक ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो एग्रेसिवली। देन एक ये लास्ट स्लाइड अगर हम देखें, इसमें दो चीज ऑब्जर्व करने वाली है। एक तो ऑफकोर्स जो बैंक खुद बता रहा है कि अगर आप हमारा एसेट क्वालिटी कंपेयर करोगे चाहे एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस के साथ में या स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में या बैंक्स के साथ में, तो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनसे बेटर इंप्रूवमेंट रहा है। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप पूरी इंडस्ट्री का भी डेटा देखोगे ना, जैसे एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, पूरी इंडस्ट्री है, सबका एसेट क्वालिटी में जो बॉटम है वो एक तरीके से दिसंबर के क्वार्टर में बन गया था, एंड उसके बाद से लास्ट 2 क्वार्टर्स में सब में हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। तो वही पॉइंट है जो हम कमेंट्री में सुन रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स में देखा, एल&टी फाइनेंस के नंबर्स में देखा कि एसेट क्वालिटी का इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुका है माइक्रो फाइनेंस के अंदर, और अब इंटरेस्ट बनेगा कि लोन बुक कौन कितने रेट से ग्रो कर सकता है, बिकॉज उसी के यील्ड अच्छे होंगे, उसका आरओई ज्यादा फास्ट रेट से इंप्रूव होने का चांस बनेगा। तो ये पूरा केस है उज्जीवन बैंक का। अच्छे नंबर्स हैं लेकिन हमको देखना सीक्वेंशियली है, वाई देखेंगे तो नंबर्स हमको सही से समझ आएगा नहीं। नाउ अब फोकस करते हैं इनके कॉन कॉल के ऊपर कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। सो एक तो जो आरबीआई ने अपना ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है जीडीपी पे, पहले 6.8% था, अभी 7% किया है, तो उसको लेकर के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि ये क्रेडिट को और ज्यादा बूस्ट करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रिफॉर्म वगैरह, अगेन वो भी एक अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर है। कॉस्ट ऑफ फंड पे इनकी अच्छी कमेंट्री है। सो इनका कहना है कॉस्ट ऑफ फंड हमारा अभी तो इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर में, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में और इंप्रूव होगा। क्यों होगा? बिकॉज अगस्त में हमने अपने सेविंग अकाउंट के रेट और एफडी के रेट कट किए थे, तो Q2 में हमको पूरा बेनिफिट नहीं मिला है। अभी जो इसका फुल बेनिफिट है वो हमको Q3 Q4 के अंदर मिलेगा। प्लस पॉसिबल है कि आगे चल के एफडी के रेट ये और कट कर सकते हैं, तो यानी कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। डिसबर्समेंट इस बैंक का हाईएस्ट एवर रहा है, मतलब ये आपको अगेन वही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है लेंडर का कि वर्स्ट सिचुएशन के बाद में सबसे हाईएस्ट अपना डिसबर्समेंट किया इन्होंने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। माइक्रो फाइनेंस के बुक में कंपनी ने लगभग 1.25 लाख नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया है, 1.26 लाख न्यू कस्टमर्स इन्होंने ऑनबोर्ड करे हैं। एंड एसेट क्वालिटी में हमने देखा क्रेडिट कॉस्ट बैंक का धीरे धीरे अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होता जाएगा। एक कंसर्न है इनके नॉन बैंकिंग पोर्टफोलियो को लेकर के, सो उसमें काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, सिक्योर प्रोडक्ट्स इनके, वो बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, जैसे गोल्ड लोन हो गया, व्हीकल फाइनेंस हुआ, एमएसएमई बुक हुआ, माइक्रो मॉर्गेज हुआ। तो इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो बैंक के जो रिटर्न रेशियोज हैं उन पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा इन सारे प्रोडक्ट्स का नियर टू मीडियम टर्म में, तो मैनेजमेंट ने इसको काफी अच्छे से क्लैरिफाई किया है। इनका कहना है सिक्योर प्रोडक्ट्स में हाउसिंग बुक जो है हमारा वो 7 से 8 साल पुराना है और वो प्रॉफिटेबल है, ब्रेक इवन कब का कर चुका है और हर साल हमारे लिए अच्छा प्रॉफिट बनाता है।
दूसरा जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है वो बैंक कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन कर लेगा और फिर उसकी भी मतलब उसका भी कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी में। देन जो माइक्रो मॉर्गेज का बुक है हमारा, वो इनका ब्रेक इवन कर चुका है एंड बैंक कह रहा है कि इस ईयर के एंड तक वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जो टू व्हीलर फाइनेंस का बुक है उसका बैंक ने गाइडेंस दिया है कि जब वो 1000 करोड़ का बुक हो जाएगा, इस ईयर के एंड तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 करोड़ बुक हो जाएगा, तो वो भी ब्रेक इवन करके प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और लास्टली जो एमएसएमई वाला बुक है वो इनका कहना है कि बिल्कुल क्लोज है ब्रेक इवन के, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी ईयर एंड तक प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो सिर्फ गोल्ड लोन एक इनका ऐसा प्रोडक्ट है और दूसरा टू व्हीलर फाइनेंस जो नेक्स्ट 6 से 12 मंथ्स के अंदर ब्रेक इवन होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे प्रोडक्ट्स बैंक के ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो चुके हैं। इसीलिए मैनेजमेंट ने एक आउटलुक दिया है आरओए के ऊपर कि अगले 2 से 3 साल में हमारा जो आरओए है वो इंडस्ट्री लेवल के आसपास हम लेके जाएंगे, यानी कि अभी आरओए इनका 1%, इंडस्ट्री लेवल मतलब 1.5% के आसपास, तो 50% का इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरओए के अंदर अगले 2 से 3 साल के अंदर। देन ज्योग्राफी वाइज अगर हम देखें किन स्टेट्स में अभी भी स्ट्रेस दिख रहा है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें हमने सबसे पहले स्ट्रेस देखा था इन तीनों स्टेट्स के अंदर। अभी तमिलनाडु पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है, कलेक्शन एफिशिएंसी वहां पे 99.5% है। कर्नाटका में वो ऑर्डिनेंस की वजह से इश्यूज थोड़े से बढ़ गए थे लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। बाकी नॉर्दर्न रीजन इनका कहना है कंप्लीटली रिकवर कर चुका है, तो वहां पे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है लोन देने को। ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन भी ओवरऑल रिकवर कर चुके हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे थोड़ा सा अभी इशू है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे काफी अच्छी रिकवरी हो चुकी है एमएफआई के अंदर। गाइडेंस दिया है इन्होंने अपने माइक्रो फाइनेंस बुक की ग्रोथ का। सो बैंक कह रहा है फुल ईयर बेसिस पे ना 7 से 8% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर। अभी Q1 में आप देखोगे, Q2 में आप देखोगे तो नेगेटिव ग्रोथ है, Q2 में भी हमने देखा 12% की नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे ये 7 से 8% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 Q4 में बहुत सॉलिड अपटिक हमको देखने को मिलेगा इनके एमएफआई बुक के अंदर, प्रोबेबली 20-25% का ग्रोथ बैंक आराम से कर सकता है अपने H2 के अंदर। देन अभी ये रिसेंट क्वार्टर्स में Q1 Q2 में बैंक के प्रोविजंस क्यों बढ़ गए, क्रेडिट कॉस्ट क्यों बढ़ गया, जबकि रिकवरी हम काफी पहले से सुन रहे हैं। सो बैंक का कहना है वो जो कर्नाटका का ऑर्डिनेंस आया था ना और बीच में तमिलनाडु का भी फिर वो ऑर्डिनेंस आया, हालांकि उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, मेनली कर्नाटका वाले ऑर्डिनेंस की वजह से थोड़ा सा ज्यादा स्लिपेजेस आपके बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से बैंक को Q4 में और Q1 में मतलब प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। बट मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में H2 में हमारा क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ जाएगा। फुल ईयर का इनका गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट का 2.4% का, अभी H1 में आई थिंक इनका 2.8 या 3% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट है। यानी क्या हुआ, वही सेम IDFC फर्स्ट वाला केस हो गया कि आपका Q3 में क्रेडिट कॉस्ट Q2 से बेटर होगा, Q4 में क्रेडिट कॉस्ट Q3 से बेटर होगा, यानी आने वाले क्वार्टर्स में डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रहेगी क्रेडिट कॉस्ट की। देन अगर हम इनका मार्जिन्स के ऊपर देखें तो बैंक ने बोला है मार्जिन्स हमारे करंट लेवल के आसपास मेंटेन रहेंगे 7.8 से 8% के बीच में। उसका सबसे बड़ा लीवर है, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड में और इंप्रूवमेंट आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरा बैंक कह रहा है जो हमारा सिक्योर्ड बुक है ना उसमें हम हाई यील्डिंग प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे माइक्रो मॉर्गेज आप देखो उसमें 18 से 19% का यील्ड ये बैंक चार्ज करता है। गोल्ड लोन में भी आपका यील्ड अच्छा होता है 16-17% का। प्लस हाउसिंग में भी ये टियर 2 टियर 3 सिटी में फोकस कर रहे हैं जहां पे आपको यील्ड थोड़ा सा बेटर मिलता है, तो ये इनके यील्ड को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए बैंक कॉन्फिडेंट है मार्जिन 7.8 से 8% के बीच में बैंक मेंटेन कर लेगा। लास्टली अगर हम देखें बैंक का एक 5 ईयर का इन्होंने आउटलुक शेयर किया है कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स कैसा रहेगा। सो मैनेजमेंट का बोलना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ना हमारा सिक्योर्ड बुक 65 से 70% होगा और अनसिक्योर्ड 30 से 35% होगा। ये बिल्कुल अपोजिट था जब ये एमएफआई साइकिल अच्छा चल रहा था, उस टाइम पे बैंक का 65 से 70% बुक जो था वो अनसिक्योर्ड था माइक्रो फाइनेंस और बाकी 30-35% सिक्योर्ड था। तो इससे क्या समझ में आता है कि मीडियम टर्म में इनका जो मार्जिन है जो निम है वो नीचे की तरफ आएंगे। मतलब ये मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है क्योंकि आपका जो सिक्योर्ड बुक है जिसका यील्ड सिर्फ 12-13% है वो अभी 47% है और आप उसको 65 से 70% लेके जाओगे। जो अनसिक्योर्ड बुक है जो आपके लिए 22-23% का यील्ड बनाता है वो अभी मोर देन 50% है और आप उसको 35% लेके आओगे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना कि मार्जिन आपके नीचे की तरफ आएंगे, तो मार्जिन के लिए ये नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद भी आपका आरओए का नंबर अच्छा हो सकता है अगर आपने
अपना वो क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करके रखा, बिकॉज सिक्योर प्रोडक्ट्स में आपका क्रेडिट कॉस्ट कम होता है, प्रोविजन कम करने पड़ते हैं, एनपीए कम होता है, ओपेक्स भी आपका कम लगता है क्योंकि कलेक्शन पे इतना ज्यादा एफर्ट आपको नहीं डालना पड़ता। तो स्टिल अगर इन्होंने अच्छे से मैनेज किया तो मार्जिन के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद भी बैंक का आरओए आरओई जो है वो अच्छा बन सकता है। तो ये ओवरऑल आउटलुक है उज्जीवन बैंक का। आई मीन अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे और H2 के लिए तो काफी अच्छा आउटलुक लग रहा है। इनफैक्ट इन्होंने फुल ईयर का लोन बुक का भी गाइडेंस दिया है। एक तो माइक्रो फाइनेंस का गाइडेंस है 7 से 8% और पूरे लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है 20%। आरओई का बैंक का गाइडेंस है 10 to 12%। तो अगर आप 10% का आरओई भी अज्यूम करके चलो, स्टिल फुल ईयर के बेसिस पे इनका जो पैट है वो लगभग 650 करोड़ का होता है। अभी H1 में पैट कितना इनका आया 225 करोड़, यानी कि सेकंड हाफ में आपका फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट पैट डबल हो जाएगा। अगेन वही पॉइंट है, आप वाई कंपेयर करने जाओगे ना FY25 से तो आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखेगा, लेकिन वो नहीं करना है, हमको सीक्वेंशियली देखना है, क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में कितनी स्ट्रांग रह सकती है। तो ये सारा केस है उज्जीवन बैंक का। बस एक चीज थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है इस बैंक का, वो है इनका वैल्यूएशन। प्राइस टू बुक इनका 1.6 1.7 के आसपास है ऑलरेडी। हालांकि जब टाइम अच्छा चल रहा था तब इनका प्राइस टू बुक 2.7 2.8 भी होता था, लेकिन आई रियली डाउट कि उतना वैल्यूएशन इस बैंक को अभी मिलेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का बुक आपका नीचे की तरफ आ गया ऑलरेडी और ये डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो बैंकिंग में अगर मुझे प्ले करना ही है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही जो 3-4 ऑप्शन हमने डिस्कस करे हैं ऑलरेडी, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट लगता है। और अगर मुझे एमएफआई साइकिल प्ले करना है, माइक्रो फाइनेंस का साइकिल प्ले करना है, तब तो आई मीन मैं कोर एनबीएफसी में जाऊंगा ना, जो 100% माइक्रो फाइनेंस में प्ले करते हैं, क्योंकि जब साइकिल टर्न होगा तो उनका लोन बुक ग्रोथ ज्यादा बेटर रेट से ग्रो करेगा, उनके मार्जिन ज्यादा अच्छे होंगे, यील्ड बिकॉज उनका वही 22-23% के आसपास होगा, तो मार्जिन में हमको एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आरओई उनका बहुत आराम से 25-30% के आसपास जा सकता है। तो अगर साइकिल प्ले करना है एमएफआई का तो एनबीएफसीज हैं, और अगर बैंकिंग में देखना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बाकी 2-3 बैंक्स हैं। लेकिन हाँ, उज्जीवन का आई मीन बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट आया और आगे का गाइडेंस इन्होंने अच्छा दिया है। एंड इनफैक्ट अगर ये ट्रेजेक्टरी इनकी रही ना, जैसे हम देखेंगे Q3 Q4 जैसा अभी लग रहा है आउटलुक, वैसे अगर नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे तो डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा स्टॉक को। सो ये ओवरऑल आउटलुक है उज्जीवन बैंक के ऊपर। अब फोकस करते हैं दूसरे प्ले पे, पूनावाला फिनकॉर्प। सो पूनावाला फिनकॉर्प को लास्ट ईयर तक हम काफी एक्टिवली ट्रैक करते थे, देन इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई। जो नई मैनेजमेंट आई उन्होंने इनका जो एक STPL करके प्रोडक्ट था उस पर बताया कि कुछ इश्यूज हैं उनमें, एसेट क्वालिटी का कुछ उनको प्रॉब्लम लग रहा है, बैंक उसमें कुछ स्ट्रैटेजी कंपनी उसमें कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने को देख रही है। एंड देन सडनली हमने नेक्स्ट क्वार्टर में देखा कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया। सो जो कंपनी ऑन एन एवरेज 300 से 400 करोड़ का पैड बनाती थी हर एक क्वार्टर में, सडनली अगले क्वार्टर में उन्होंने लॉस दिखाया। एंड ग्रॉस एनपीए जो उनका बिलो 1% था वो मोर देन 2% हो गया। क्रेडिट कॉस्ट आई थिंक 2.5-3% के आसपास चला गया। तो ये सारी चीजें काफी अनकंफर्टेबल थी। देन मैनेजमेंट ने एक और गाइडेंस क्या दिया कि आने वाले क्वार्टर्स में हम हमारे डिजिटल इंफ्रा पे काफी इन्वेस्ट करेंगे, एआई पे इन्वेस्ट करेंगे, प्लस फिजिकल ब्रांचेस ओपन करेंगे। जो पुरानी मैनेजमेंट थी उनका विजन था कि डिजिटली मॉडल को ग्रो करना है, नई मैनेजमेंट का टारगेट था कि फिजिकल ब्रांचेस हमको ग्रो करने, ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे और ओपेक्स आपका बढ़ेगा जब आप इन्वेस्ट करोगे। सो लगभग 50 से 60 बेसिस पॉइंट का इन्होंने टारगेट दिया था कि हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये लास्ट जो 2-3 क्वार्टर गए हैं पूनावाला के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खराब गए हैं। अभी इस क्वार्टर में देखते हैं कि इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें। सो लोन बुक इनका 68% से ग्रो किया है एंड इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। जब पिछले 3-4 क्वार्टर भी अगर आप देखोगे जो थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग थे इनके प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कंपनी का लोन बुक 40-50% से ग्रो कर रहा था, तो उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनआईआई में अच्छी ग्रोथ है, सिक्वेंशियली 18% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का 19% से सिक्वेंशियली ग्रो किया है, ये भी अच्छा नंबर है। एंड पैट पूनावाला का पिछले एक साल में सबसे बेस्ट क्वार्टरली पैट नंबर आया है 74 करोड़ का। वही आप देखो जो 300-400 करोड़ का क्वार्टरली पैट बनाते थे, अभी 74 करोड़ का इनका बेस्ट क्वार्टरली पैट है लास्ट 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो। थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज गया इस कंपनी के लिए, लेकिन अच्छी चीज है कि इस क्वार्टर में सिक्वेंशियली ग्रोथ देखने को मिल रहा है 18% का। देन इनके प्रोमोटर्स ने 1500 करोड़ के आसपास इन्फ्यूज किया है कंपनी में, तो आई थिंक 1.5 से 2% उनका स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब ये जो नई मैनेजमेंट है ना, इन्होंने इन सारे नए प्रोडक्ट्स को पे फोकस करना स्टार्ट किया। ये सारे नए प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च करे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो पहला तो है जैसे इसमें प्राइम पर्सनल लोन। इसमें ये कंपनी क्या करती है, इंडिया के जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप एमएनसीज हैं,
उनके एम्प्लॉयज को पर्सनल लोन देती है। सो आपको क्रेडिट क्वालिटी वहां पे काफी अच्छी मिल जाती है। और आप देखो इसमें मंथली डिसबर्समेंट इनका 400 करोड़ पे आ गया है। गोल्ड लोन इन्होंने स्टार्ट किया है, अभी 160 ब्रांचेस में ये ऑफर कर रहे हैं, और इनका टारगेट है कि जो मार्च एंड होगा तब तक ये 400 ब्रांचेस तक पहुंच जाएंगे। यानी कि सिर्फ अगले 5 to 6 मंथ्स के अंदर कंपनी अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को मोर देन डबल करने को देख रही है गोल्ड लोन वाले बिजनेस में। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे आप बजाज फाइनेंस को देखते हो, जैसे उनका क्रोमा हो गया, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सब के साथ में उनका टाई अप होता है। वैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट ने भी किया उस तरीके से, और वैसे ये कंपनी भी कर रही है। 10,000 प्लस डीलर्स के साथ में इनका अभी पार्टनरशिप है, एंड कंपनी कह रही है ईयर एंड तक हम इसको 12,000 प्लस कर देंगे। फिर आप कमर्शियल व्हीकल लोन देखोगे तो वो इन्होंने स्टार्ट किया 49 लोकेशंस में, 12 स्टेट्स के अंदर कंपनी अभी पहुंच चुकी है। एजुकेशन लोन इन्होंने स्टार्ट किया है, 200 एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ में अभी इनका नेटवर्क है। एजुकेशन कंसल्टेंट हो गए जो काउंसलिंग देते हैं ना स्टूडेंट्स को, मतलब उनको हेल्प करते हैं कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए, प्लस अगर फाइनेंसिंग चाहिए उनको, लोन वगैरह चाहिए, उसमें हेल्प करते हैं। तो इन्होंने 200 के साथ में अभी नेटवर्क कर लिया है। ईयर एंड तक ये 500 प्लस इसको लेके जाना चाह रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सब पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इन्होंने लॉन्च करे हैं, लेकिन आज के टाइम पे इनका डिसबर्समेंट में कंट्रीब्यूशन 17% है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली इन सारे नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड करने को देख रहे हैं। 1-1.5 साल के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन 17% आ गया, यानी मैनेजमेंट चाह रहा है कि ये हमारे अगले ग्रोथ लीवर बनेंगे अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। देन इनके नंबर्स वगैरह अगर हम देखें तो लोन बुक तो वही आपका 48% से ग्रो किया है, प्लस इनका ना थोड़ा सा मिक्स चेंज हुआ है। पहले 50-50 होता था, 50% सिक्योर्ड, 50% अनसिक्योर्ड। अभी क्या हो गया है, सिक्योर्ड इस कंपनी का 56% हो गया है, तो थोड़ा सा इसका शेयर इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इनको सेम जियो की तरह पहले से एडवांटेज मिलता था, प्रोमोटर काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी उसमें कॉस्ट ऑफ बोरिंग में और इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 7.7% का कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ गया कंपनी का। देन ओपेक्स टू एयूएम, यही मेन पेनफुल वाला पार्ट है पूना वाला का पिछले 3-4 क्वार्टर में, जो इनका 4.2% का ओपेक्स टू एयूएम होता था, अभी आप देखोगे वो 4.8% पे आ गया है। कॉस्ट टू इनकम जो 44-40% के रेंज में होता था, अभी 57% चला गया है। तो ये खर्चे आपके काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आप लोन बुक तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये इनके लिए चैलेंज है। अच्छी चीज क्या है कि एसेट क्वालिटी में एक वो लास्ट क्वार्टर ही था जहां पे हमको वो इतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला था। सडनली 2.10% का ग्रॉस एनपीए हो गया था, और उससे पहले आप देखो 0.7% का ग्रॉस एनपीए था। तो इतना बड़ा स्पाइक, वही काफी चीज अनकंफर्टेबल करने वाली थी मार्केट को। उसके बाद से अगर हम देखें तो हर एक क्वार्टर में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो काफी शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन आप इनका स्टेज 1 एसेट भी देखोगे ना, मतलब स्टेज 1 यानी कि जो कस्टमर को स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखते हैं, जो कस्टमर टाइम पे ईएमआई पे कर रहा है, कोई रिस्क नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई ओवरड्यू नहीं है, तो वो कस्टमर पहले इनके 95% थे, अभी 97% क्रॉस कर गए, यानी बेटर क्वालिटी कस्टमर मेरे पास ज्यादा आ गए आज के टाइम पे। तो एसेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है इनके लिए। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो आप आरओए देखोगे ना, ये कंपनी पहले 4-5% का आरओए बनाती थी जब हम इनको एक्टिवली ट्रैक करते थे, अभी बिलो 1% का आरओए है, 0.7%। डीसीबी बैंक से भी खराब आरओए हो गया इस कंपनी का। क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट आप देखो 400-500 करोड़ से पहले लॉस में गए, और फिर आप 20-25-60-70 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए हो। अच्छी चीज ये है कि सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस क्वार्टर में, 18-19% की ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। सो नंबर्स ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अभी पूना वाला के नंबर्स को ना, ये जो 18% का हमको ग्रोथ दिखा है इनके प्रॉफिट के अंदर, इसको हम डायरेक्टली डीसीबी बैंक या उज्जीवन बैंक के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखोगे डीसीबी बैंक का भी सिक्वेंशियली प्रॉफिट ग्रोथ 17-18% है, उज्जीवन बैंक का भी सिक्वेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ 18% है, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में काफी बेटर कैटेगरी के अंदर अभी आते हैं। क्यों? क्योंकि पूना वाला का लोन बुक ग्रोथ 60-70% है, तो 60-70% आप मान लो सेल्स मैंने ग्रो किया, और उसके बाद सिर्फ 18% में प्रॉफिट को ग्रो कर पाया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। मतलब बीच का जो लाइन आइटम है उसमें मेरा बहुत ज्यादा खर्चा जा रहा है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, काफी जगह पे इनको एक्सपेंस अभी करना पड़ रहा है। वो कंपनीज जो है वो अभी धीरे धीरे ऑपरेटिंग लिवरेज वाले फेज की तरफ जा रही है, तो मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। सिर्फ ग्रोथ देख के एक्साइट नहीं होना है, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी तो देखनी है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखो कोई भी बिजनेस हो, मार्केट स्टॉक को तभी रिवॉर्ड करेगा अगर अर्निंग ग्रोथ में या तो विजिबिलिटी दिखे कि अर्निंग ग्रोथ बढ़ने वाली है, या फिर ऑलरेडी उसकी अर्निंग ग्रोथ जो है वो अच्छी चल रही हो। अदरवाइज मार्केट कभी भी ऐसे बिजनेस को रिवॉर्ड नहीं करता कि जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं 40-50-60% पे, और प्रॉफिट उसका ग्रो कर रहा है 5-10-15% पे। बिकॉज
अर्निंग ही तो मैटर करता है ना शेयर होल्डर्स के लिए, तो उस पर्सपेक्टिव से हमको समझना है। अभी मैनेजमेंट ने इनके क्या बोला है, तो मैनेजमेंट कह रही है, जैसे इन्होंने फर्स्ट कॉन कॉल में बोला था कि जो इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट फेस है हमारा पिछले 3-4 क्वार्टर से, वो काफी सक्सेसफुली अभी तक गया है। काफी सारे नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो सारे प्रोडक्ट स्केल अप हो रहे हैं धीरे धीरे। प्लस कंपनी कह रही है ये सारा इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, तो ये जो मैनेजमेंट है ये एचडीएफसी बैंक से आए हैं, बहुत इनको लंबा एक्सपीरियंस है रिटेल बैंकिंग का। सो इनका कहना है कि लैंडिंग इंडस्ट्री में ना मार्केट भी एक टाइम के बाद में उन्हीं लेंडर्स को मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन देता है या अच्छा वैल्यूएशन देता है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रिडिक्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होती है। एग्जांपल के लिए आप जैसे एचडीएफसी बैंक को देखो, कोटक बैंक को देखो, आईसीआईसीआई बैंक को देखो, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस को देखो, चोलामंडलम को देखो। इन सबको अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स, मतलब इकोनॉमी चाहे अच्छी करे या खराब करे, इंडस्ट्री से हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है इन सारे लेंडर्स को। क्यों मिलता है, बिकॉज आप कभी भी देखोगे ना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो, जीडीपी ग्रोथ अच्छे आ रही हो, जीडीपी ग्रोथ खराब आ रही हो, या कंज्यूमर अच्छा कर रहा हो, कंजम्पशन सेक्टर खराब कर रहा हो, इन लेंडर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना उसमें आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी एक क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट आया और फिर कुछ क्वार्टर के बाद वो प्रॉफिट एकदम से 50 करोड़ पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अक्रॉस साइकिल जो आरओए आरओई का नंबर हम बोलते हैं लेंडर के लिए, वो इनका हमेशा स्टेबल दिखेगा। तो इसीलिए मार्केट इनको इंडस्ट्री से हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। तो वही इनका विजन है कि पूनावाला को ना अगले ये जो 3-4 क्वार्टर का इन्होंने पेन लिया है, 2-3 क्वार्टर का और अभी ये चलेगा, तो वो सारा फेज कंप्लीट करके इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हमें सस्टेनेबल और प्रिडिक्टेबल बनाना है। तो ये इनका टारगेट है। बाकी एआई पे काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 45 प्रोजेक्ट्स इनके लाइव हैं, 10 नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस क्वार्टर में लॉन्च किया है। तो जैसे कुछ नई चीजें कर रहे हैं, एआई पावर्ड स्पीच एनालिटिक। इसमें क्या होता है, तो कंपनी कह रही है जैसे हम पूरे दिन में बहुत सेल्स कॉल करते हैं, तो मैन्युअली हम ऑडिट नहीं कर पाते हैं कॉल को, बहुत कुछ कॉल्स को ही ऑडिट कर पाते हैं। अभी ये जो एआई पावर स्पीच एनालिटिक है, ये हमारे लिए हर एक कॉल को ऑडिट करेगा। जो हमारी टीम है उसको रियल टाइम में फीडबैक देगा, कहाँ पे हम गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कस्टमर को, कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इन चीजों में यह हेल्प करेगा। दूसरा कंपनी ने क्या किया है, जेन एआई वॉइस बॉट डिजाइन किया है। सो ये क्या करेगा, ये इनके लिए ना L1 कस्टमर इंटरेक्शन का काम करेगा। L1 मतलब फर्स्ट लेवल कस्टमर इंटरेक्शन। सो इनका कहना है कि जैसे कस्टमर की बहुत बेसिक इंक्वायरीज होती है कि मेरा ईएमआई कितना चल रहा है, ईएमआई पे इंटरेस्ट कितना है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, बहुत बेसिक सी इंक्वायरी। तो उसके लिए अभी हमारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते थे, तो ये वॉइस बॉट जो है वो फर्स्ट लेवल इंटरेक्शन बनेगा हमारे लिए कस्टमर का। और आई थिंक 30,000 के आसपास इन्होंने बोला है कि वो साइमल्टेनियसली कॉल को अटेंड कर सकता है, मैनेज कर सकता है। देन एजेंटिक एआई वर्कफ्लो इन्होंने डिजाइन किया है अपने लैब पोर्टफोलियो के लिए, बिजनेस लोन बुक के लिए। मतलब जो आप वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो ना, कस्टमर का आईडी देखना, केवाईसी देखना, इनकम प्रूफ वेरीफाई करना, ये सारा आपके लिए ये एआई करके देगा। तो ये सारी चीजें कंपनी ने करी है। देन डिजिटल में इन्होंने पहले गूगल के साथ में, मेटा के साथ में पार्टनरशिप था, अभी और 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में इन्होंने अपना पार्टनरशिप बनाया है। अभी अगर आपको याद होगा, हमने एंजल वन को जब डिस्कस किया था, सो उनके प्लेटफॉर्म पे भी पूनावाला फिनकॉर्प का प्रोडक्ट अब लाइव हो चुका है। मतलब जो एंजल वन के 3.5 करोड़ के आसपास कस्टमर्स हैं, वो पूनावाला फिनकॉर्प का पर्सनल लोन ले सकते हैं वहां से। तो ऐसे इन्होंने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन अपना एक्सपैंड किया है। एक अच्छी चीज इन्होंने बताया अपने एचटीपीएल प्रोडक्ट के बारे में, जहां से इनका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था एसेट क्वालिटी पे। तो अभी उसका कंट्रीब्यूशन एक तो बहुत कम हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 4% था, इस क्वार्टर में 2% आ गया, तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। दूसरा कंपनी कह रही है कि उसमें जो हमको मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट कॉस्ट लेना पड़ रहा था, प्रोविजन करना पड़ रहा था, उसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। लास्ट क्वार्टर में लगभग 670 करोड़ के आसपास इन्होंने उसमें प्रोविजनिंग करी थी, इस क्वार्टर में 50-60 करोड़ के आसपास किया है। तो ऑलमोस्ट 80-90% का इंप्रूवमेंट है आपके प्रोविजनिंग के अंदर। क्यों इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया, बिकॉज कंपनी कह रही है जो भी हम फ्रेश लोन दे रहे हैं ना उस प्रोडक्ट के अंदर, एचटीपीएल प्रोडक्ट के अंदर, उसमें सारा अंडर राइटिंग प्रोसेस वगैरह कंपनी ने चेंज कर दिया है। तो कंपनी कह रही है कि उसमें हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 40% बेटर हो गया है, जो फर्स्ट ईएमआई बाउंस रेट होता है वो 70% बेटर हो गया। तो ये सारी चीजें काफी एनकरेजिंग है हमारे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के। बाकी गाइडेंस वगैरह तो कुछ खास दिया नहीं है इन्होंने। वही क्रेडिट कॉस्ट पे इनका कहना है कि जो अभी 2.6-2.7% का क्रेडिट कॉस्ट है, ये आने वाले क्वार्टर्स में नीचे की तरफ जाएगा। एंड ऑफकोर्स वही 3-5 साल में बिजनेस को एक सस्टेनेबल प्रिडिक्टेबल मॉडल हमको बनाना है। तो यही है पूनावाला का कॉन कॉल।
नंबर्स ठीक है ओवरऑल, लेकिन मैं वो 60-70% का ग्रोथ देख के एक्साइट नहीं हो सकता, बिकॉज मैं एनबीएफसी स्पेस में देखूं तो बहुत ऐसी और एनबीएफसीज हैं जो हम भी रेगुलरली ट्रैक करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प के कंपैरिजन में। हाँ, उनका लोन बुक ग्रोथ 40-50% नहीं है, बट 25-30-35% का स्टेबल सस्टेनेबल ग्रोथ है। आरओई उनका ऑलरेडी इंप्रूव हो रहा है, आगे और लीवर्स हैं आरओई इंप्रूव होने के, प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। पूनावाला का प्राइस टू बुक देखोगे तो 4 के आसपास है, उनका प्राइस टू बुक 2.5-3 के रेंज में है, तो मतलब वहां वैल्यूएशन रीरेटिंग का भी चांस है, और साथ में बिजनेस का आरओई वगैरह वो सब तो इंप्रूव हो ही रहा है। पूनावाला का आरओई आप देखो तो बिलो 1% है। ऑफकोर्स ये इंप्रूव होगा आगे चल के, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 का प्राइस टू बुक मैं उस होप में नहीं दे पे कर सकता अभी कि आगे 3-4 1 साल बाद जाके 3-4 क्वार्टर या 1 साल बाद जाके इनका वो आरओए का नंबर इंप्रूव होगा। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, पूनावाला भी उस कैटेगरी में आ गया जहां पे मैं इसको क्लोजली रडार पे रख सकता हूं। पहले तो काफी खराब परफॉर्मेंस थी, अभी वो वर्स्ट इनका जा चुका है, क्लोजली ट्रैक करने वाला प्लेयर बन चुका है अभी है, लेकिन आई मीन इंटरेस्ट वाइज कुछ खास बनता नहीं है। आपको ऑफकोर्स अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। तो ये डिस्कशन था दोनों बिजनेसेस के ऊपर, बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।